क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क में, ये देखो ये बोतल है, बोतल के ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क लगा हुआ है, तो बोतल की कॉर्क में सबसे पहले मृत कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं की थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, या पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तब तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो उसका राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसका आंसर क्या होगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज तो की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जीवित कोशिका मृत कोशिका की खोज की थी, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, जो दांत साफ करने की खुरचनी आती है उसमें इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, यानी कि कोशिका या सेल, कोशिका या सेल जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो कोशिका या सेल शब्द जो है वो है लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सेल्यूला, उससे बना है। तो कोशिका, अगर आपसे पूछा जाता है कोशिका या सेल किस भाषा का शब्द है, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि जो सेल थ्योरी है या सेल प्रिंसिपल है वो किसने दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है नॉल व रस्का, ऑप्शन बी वाटसन व क्रिक, ऑप्शन सी स्वान व स्लाइडेन और ऑप्शन डी हुक व ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वान व स्लाइडेन। अब देखो कोशिका सिद्धांत होता क्या है। कोशिका सिद्धांत का मुख्य मतलब ये है कि सभी जो जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किससे बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं सभी जीव। और कोशिका जो है वो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका सिद्धांत की बात की जाए तो उसके दो मुख्य बिंदु है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला मुख्य बिंदु तो यह है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं, और दूसरा है कि कोशिका है वो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो उम्मीद करता हूँ कोशिका सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान व स्लाइडेन ने। स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और ये जो स्वान नामक साइंटिस्ट थे ये जंतु वैज्ञानिक थे, और जो स्लीडेन नामक साइंटिस्ट थे ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। ये इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत को एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसके दो मुख्य बिंदु हैं। पहला मुख्य बिंदु तो ये है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु है कि कोशिका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोशिका का अधिकांश भाग किसका बना होता है? कोशिका का अधिकांश भाग किसका बना होता है? किसका बना होता है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी वसा। तो कोशिका का जो अधिकांश भाग है वो किसका बना होता है? वो बना होता है जल का। किसका बना होता है? जल का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी जीवद्रव। तो जीवद्रव क्या है? जीवन का भौतिक आधार। जीवद्रव को क्या बोला जाता है? जीवद्रव को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लास्ट। अब जीवद्रव होता क्या है? जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीवद्रव। वो क्या कहलाता है? जीवद्रव कहलाता है। और जीवद्रव को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक भाग तो है केंद्रक और दूसरा भाग है कोशिका द्रव। एक भाग तो है केंद्रक और दूसरा भाग क्या है? कोशिका द्रव। अब आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ मैं। देखो ये कोशिका है। कोशिका में इसके सेंटर में ये
क्या है, ये है केंद्रक। और केंद्रक के अलावा जो भी इसमें कोशिकांग और तैर रहे हैं और इसके अलावा जो भी इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो कोशिका द्रव है। तो जीव द्रव के कितने भाग हो गए, एक भाग तो हो गया केंद्रक और दूसरा भाग क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया कोशिका द्रव। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नोल वे रस्का, ऑप्शन बी स्वान वे स्लीडेन, ऑप्शन सी वॉटसन वे क्रिक और ऑप्शन डी हुक वे ब्राउन। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किया था नोल वे रस्का ने। ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे और ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे। उसी दौरान इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई, इन दोनों साइंटिस्ट की, और इन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, इसमें ये इसका जो ऑप्टिकल लेंस होता है, इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी हमें आउटपुट देखना है उसको रखा जाता है। फिर इसका प्रिंट निकल के यहाँ पर इस कंप्यूटर पे आता है, इसका प्रिंट निकल के यहाँ पर इस कंप्यूटर पे आता है। ये यहाँ पर देखने के लिए ये भी है, लेकिन इसको सेट किया जाता है। सेट करने के बाद में इसका जो आउटपुट है वो निकल कर इस कंप्यूटर पे आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत मतलब बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। देखो द्विकुंडलित मॉडल ऐसा होता है, यानी कि अपनी जो डीएनए होता है उसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है, उसकी संरचना ऐसी होती है। तो जो डीएनए है उसका द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन है नाल वे रस्का, ऑप्शन बी स्वान वे स्लाइडेन, ऑप्शन सी वाटसन वे क्रिक और ऑप्शन डी हुक वे ब्राउन। तो जो डीएनए है उसका द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, उसका द्विकुंडलित मॉडल दिया था वाटसन वे क्रिक। अब द्विकुंडलित होता है तो द्विकुंडलित में इसके अलावा डीएनए से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कभी। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। फिर इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि कोशिका में डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है। तो कोशिका में डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए को कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और डीएनए के जो कुंडलियाँ होती हैं, जो दोनों बंध होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से या हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। और उसके बीच में कौन कौन से क्षारक जुड़े होते हैं, एडेनिन तो जुड़ा होता है थायमिन से, दो बंध से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थायमिन से जुड़ा होता है। कितने बंध से जुड़ा होता है, दो बंध से जुड़ा होता है। कितने बंध से जुड़ा होता है, दो बंध से जुड़ा होता है। और साइटोसिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन से जुड़ा होता है। कितने बंध होते हैं, उसमें 3 बंध होते हैं। कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। तो डीएनए में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। और एडेनिन थायमिन से 2 बंध द्वारा जुड़ा रहता है और ग्वानिन साइटोसिन से 3 बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और जो द्विकुंडलित मॉडल है वो किसने दिया था, वो दिया था वाटसन वे क्रिक ने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो धड़ाधड़ आती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रिक्तिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी लवक। तो जो आत्मघाती थैली होती है वो किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। देखिए ये लाइसोसोम की संरचना ऐसी है, कोशिका में ऐसे पाया जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को अब आत्मघाती थैली तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लाइसोसोम होता है उसमें लगभग 20 से 25 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम, इनका मुख्य काम ये होता है कि अगर कोशिका में कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो उस पदार्थ को पचाकर नष्ट कर देते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन एंजाइम्स की मात्रा इसके अंदर बढ़ जाती है, इन एंजाइम्स की मात्रा इनके अंदर बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण क्या होता है, ये लाइसोसोम फट जाता है, नष्ट हो जाता है।
और सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में ये पूरी कोशिका को और उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आत्मघाती थैली इसको क्यों कहा जाता है। देखो, इसके अंदर विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचक एंजाइम होते हैं और ये लगभग 24-25 प्रकार के होते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है कि हानिकारक जो चीज़ें आ रही हैं कोशिका के अंदर उसको नष्ट करना। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इन पाचक एंजाइम की मात्रा इसमें बढ़ जाती है और उसके बाद में ये खुद फट जाता है और फटने के बाद में क्या होता है कि सारे पाचक एंजाइम बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में ये आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है और सुसाइड बैग भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आत्मघाती थैली या लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, फट जाता है और फटने के बाद कोशिका को भी नष्ट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो अब इसमें ऑप्शन ए है रिक्तिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का जो शक्ति गृह होता है वो क्या होता है? वो होता है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी संरचना ऐसी होती है और ये कोशिकांग है और कोशिका के अंदर पाया जाता है। मैंने जब डीएनए पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कोशिका में डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है? और पाया जाता है डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका और इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका का शक्ति गृह है वो किसको कहा जाता है? सूत्रकणिका को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है सूत्रकणिका को शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो करता है कोशिकीय श्वसन। क्या करता है? कोशिकीय श्वसन करता है और कोशिकीय श्वसन के दौरान वो एटीपी ऊर्जा बनाता है। कौन सी ऊर्जा बनाता है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा बनाता है और एटीपी ऊर्जा कोशिका को प्रदान करता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशिका में कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है या कौन सा अंग करता है? तो कोशिकीय श्वसन कौन सा अंग करता है? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है। इसमें कौन सी ऊर्जा बनती है? एटीपी ऊर्जा बनती है। अब एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में लगभग जितने भी सेल बायो से यानी कि कोशिका विज्ञान से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी कि जो ग्लूकोज का एक अणु है वो पूर्ण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे कितनी एटीपी मिलती है? तो उससे कितनी एटीपी मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 22 एटीपी, ऑप्शन बी 28 एटीपी, ऑप्शन सी 36 एटीपी और ऑप्शन डी 20 एटीपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्लूकोज का एक अणु होता है उससे कितने मिलते हैं? उससे 38 एटीपी बनते हैं। यहाँ पर 36 नहीं, यहाँ पर 38 आएगा। 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो कि जो ऑक्सीकरण होता है उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कोशिका में जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जो अनोक्सी श्वसन होता है वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं तो ऑक्सी श्वसन के दौरान तो 36 एटीपी बनते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि अनोक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, तो अनोक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है? ये सारी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में तो 36 एटीपी बनते हैं, क्योंकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और अनोक्सी श्वसन में 2 एटीपी बनते हैं। ऑक्सी श्वसन अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम है वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए प्लस आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए प्लस वसा, और ऑप्शन डी आरएनए प्लस कैल्शियम। आरएनए प्लस कैल्शियम। तो जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। ये यहाँ पर इमेज जो आ रही है ये गुणसूत्र की है, यानी कि गुणसूत्र इस प्रकार का होता है। गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में डीएनए पर। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वोल्डेयर, ऑप्शन सी विल्हेल्म वॉन नागिली, ऑप्शन सी वॉटसन, और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो जो गुणसूत्र की खोज की थी वो खोज तो की थी विल्हेल्म वॉन नागिली। किसने की थी? विल्हेल्म वॉन नागिली। रट लीजिएगा इसको, विल्हेल्म वॉन नागिली ने गुणसूत्र की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र नाम किसने दिया, यानी कि क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वो नाम दिया था वोल्डेयर ने। किसने दिया था? वोल्डेयर ने। नाम किसने दिया था? वोल्डेयर ने दिया था। और खोज की थी विल्हेल्म वॉन नागिली ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वोल्डेयर, ऑप्शन बी विल्हेल्म वॉन नागिली, ऑप्शन सी वॉटसन, और ऑप्शन डी जॉर्ज पेलेडे। जॉर्ज पेलेडे। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेडे ने। किसने की थी? जॉर्ज पेलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी। और इसका जो नामकरण है वो नामकरण किसने किया था? वो किया था रिचर्ड बी रॉबर्ट। रिचर्ड बी रॉबर्ट ने तो राइबोसोम नाम दिया था और खोज की थी जॉर्ज पेलेडे ने। किसने की थी? जॉर्ज पेलेडे ने इसकी खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अब यहाँ पर पूछा है मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी RBC, और ऑप्शन डी अंडाणु। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, यानी कि जो बॉय या लड़के में जो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। फिर इसके बाद में WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रक्त कणिका, और RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका। WBC RBC से ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए खून का रंग लाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब छोटी तो मैंने बता दिया था, अब पूछा है बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन है शुक्राणु, WBC, RBC और अंडाणु। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। कौन सी हो जाएगी? अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये जो फीमेल होती है यानी कि औरत होती है, उसका जो अंडा होता है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब यहाँ पर बड़ी नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन डी अंडाणु। तो देख लीजिए यहाँ पर फोटो शो हो रहा है, ये तंत्रिका कोशिका है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। ये तंत्रिका कोशिका है और मानव शरीर की ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। ऑप्शन है शुक्राणु, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका और ऑप्शन डी डायनासोर का अंडा। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे को। ये देखिए इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसका वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम और 400 ग्राम होता है उसका वजन। और ये जो मुर्गी का अंडा होता है उससे 20 गुना बड़ा होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है उससे 20 गुना बड़ा होता है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितना बड़ा अंडा होता होगा। तो ये यहाँ पर फोटो में शो भी हो रहा है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका वज़न भी याद कर लीजिएगा, 1 किलोग्राम और 400 ग्राम, यानी कि 1400 ग्राम उसमें वज़न होता है औसतन। और ये मुर्गी के अंडे से 20 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, मुर्गी के अंडे से 20 गुना बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका इस यूनिवर्स में, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मनुष्य की पूछी जाए तो सबसे छोटी तो शुक्राणु और सबसे बड़ी है अंडाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों व बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। फलों व बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी बायोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है वो करता है क्रोमोप्लास्ट। ऐसी संरचना होती है कोशिका के अंदर, ये पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य कार्य होता है इसका फलों और बीजों को, सब्जियों को आकर्षक रंग प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी बायोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, हरित लवक भी इसको बोला जाता है। ये देखो, ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में, सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। और वनस्पति कोशिका में ये संरचना पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और उस क्लोरोफिल वर्णक का अगर आपसे मुख्य तत्व पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है, तो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करता है, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। ये सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। और इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है इसको। और क्लोरोफिल का जो मुख्य मुख्य तत्व है वो कौन सा है, वो है मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 19, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है, ये देखो यहाँ पर ये कोशिका शो हो रही है, इसका जो भित्ति है, चारों तरफ की भित्ति है, वो किसकी बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी लिपिड। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और पादप कोशिका अपारगम्य होती है, यानी कि ना तो कोशिका से बाहर कोई स्त्राव किया जा सकता है, ना कोशिका के अंदर कोई स्त्राव आ सकता है। ये अपारगम्य होती है, ना तो कोशिका से बाहर कुछ जा सकता है, ना कोशिका के अंदर कुछ आ सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका भित्ति होती है अपारगम्य, अर्धपारगम्य, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका भित्ति होती है अपारगम्य। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका झिल्ली बनी होती है। यानी कि पादप कोशिका में तो भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में झिल्ली पाई जाती है। तो जंतु कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन व लिपिड, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी स्टार्च। तो जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की। ये देखो, ये जंतु कोशिका है, ये इसमें जो कोशिका भित्ति है, झिल्ली है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। यानी कि कुछ पदार्थ अंदर आ सकते हैं और कुछ पदार्थ बाहर जा सकते हैं। कुछ पदार्थ तो अंदर आ सकते हैं और कुछ पदार्थ बाहर जा सकते हैं।
अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो जंतु कोशिका झिल्ली होती है उसमें कितने लेयर होते हैं। तो उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन, फिर उसके बाद में लिपिड, फिर उसके बाद में वापस से प्रोटीन। यानी कि सबसे पहले जो बाहरी आवरण होगा वो प्रोटीन का होगा, फिर उसके बाद में बीच में जो आवरण होगा वो लिपिड का होगा, फिर बाहरी जो आवरण होगा वो वापस से किसका होगा, प्रोटीन का होगा। तो यानी कि 3 लेयर होती हैं, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो इसके सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है रसोई घर, फिर पूछा गया है पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी कि जो पेड़ पौधों की होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से क्या बनाता है, भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर। ठीक है, तो पादप कोशिका का रसोई घर कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक वर्णक के साथ और क्लोरोफिल के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है रसोई घर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री किसे कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। यानी कि कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। देखिए राइबोसोम, ये पूरी कोशिका है। कोशिका के अंदर ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री या प्रोटीन निर्माण स्थल। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होगा, फैक्ट्री के अंदर ही होगा। फैक्ट्री कौन सी है, राइबोसोम है। कौन सी है, राइबोसोम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो जो कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है केंद्रक को। वो केंद्रक को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो केंद्रक होता है वो संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका की जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। ये ऐसी संरचना होती है केंद्रक की, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जिसको बोला जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी वोल्डेयर और ऑप्शन डी किक। तो जो केंद्रक की खोज की थी, वो केंद्रक की खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है। और इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी हिचकॉक और ऑप्शन डी पोर्टर। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। अब देखो अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पीछे शब्द आ रहा है जालिका, दैट मीन्स इसकी संरचना कैसी होगी, जालिका नुमा इसकी संरचना होगी। और ये एक कोशिकांग है जो पाया जाता है कोशिका के अंदर। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी संरचना ऐसी होती है, इस प्रकार से ये फैली रहती है, इस प्रकार से ये फैली रहती है। जालीनुमा संरचना होती है, नलिकाएँ होती हैं जो पूरी कोशिका को ढांचा प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है, एक संपूर्ण कोशिका को ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है। तो कोशिका को ढांचा प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका को ढांचा प्रदान करने का काम करती है अंतःप्रद्रवी जालिका।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको, कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी जीवद्रव और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो कोशिका में केंद्रक के अलावा हरित डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, सूत्रकणिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सूत्रकणिका में पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है, सूत्रकणिका में पाया जाता है। सूत्रकणिका को क्या कहते हैं, सूत्रकणिका को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है, विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह कहलाते हैं। विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी लवक और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो विशेष कार्य करने वाले कोशिका क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। या कोशिकाओं का समूह पूछ लिया जाए तो कोशिकाओं का समूह भी क्या होगा, कोशिकाओं का समूह भी उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टिश्यू। क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है। पहले मैंने आपको समझाया था, कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी लवक और ऑप्शन डी सूत्रकणिका। तो कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो अगर कोशिका से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो 80% चांसेस आपके यही रहते हैं कि सवाल सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाए, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाए। तो कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है, सूत्रकणिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन डी फिबुला। तो जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, फीमर है। कौन सी है, फीमर है। ये देखिए, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक जो हड्डी होती है, ये जांघ की जो हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है, वो फीमर हड्डी होती है। और सबसे भारी हड्डी होती है, ये सबसे भारी हड्डी भी होती है और सबसे बड़ी लंबी हड्डी भी माना जाता है इसको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसे कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन डी फिबुला। तो जो स्टेपीज है उसको क्या कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये देखिए, ये कान के अंदर होती है। ये जो स्टेपीज हड्डी होती है ये कहाँ पर होती है, ये कान के अंदर होती है। ये देखो, ये कान की संरचना है, ये कान का बाहरी आवरण है और इसके अंदर ये यहाँ पर पाई जाती है स्टेपीज। कहाँ पर पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी यहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी है मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। कौन सी है, स्टेपीज है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी लवक। तो कोशिका में डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं डीएनए पर। देखो ये डीएनए की संरचना होती है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें हाइड्रोजन बंध से ही जुड़े रहते हैं और इन्हीं पर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, लगे होते हैं। तो डीएनए पर ही क्या होते हैं, गुणसूत्र लगे होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी कैरियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो केंद्रक का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, जीवद्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीवद्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी किक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो जीवद्रव शब्द का प्रयोग किया था, अब देखिए यहाँ पर समझाता हूँ आपको जीवद्रव शब्द कौन सा है। जीवद्रव शब्द कौन सा है, जीवद्रव शब्द
जो है वो किसे कहा जाता है, जीवद्रव कहा जाता है। ये देखो, ये पूरी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा होता है जिसमें सभी कोशिकांग तैर रहे होते हैं और इसके बीच में एक केंद्रक होता है। तो ये सब जो कोशिकांग और ये लिक्विड होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीवद्रव। क्या कहलाता है, जीवद्रव। और जीवद्रव ही जीवन का भौतिक आधार माना गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है पुरकिंजे, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी किक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो जीवद्रव शब्द यानी कि प्रोटोप्लास्ट शब्द दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था। ऑप्शन है पुरकिंजे, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी किक और ऑप्शन डी हेक्सले। तो जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था, ये कहा था हेक्सले ने। किसने कहा था, ये कहा था हेक्सले ने कहा था। चलिए अगले लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। देखो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से ये जो लाल वाला बटन है इसको दबा दीजिए, जिससे सब्सक्राइब हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। इससे आपको ही फ़ायदा है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और आप जल्दी से एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए डी डुबे, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी किक, ऑप्शन डी हेक्सले। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डी डुबे ने। देखो ये ऐसी संरचना होती है लाइसोसोम की, पहले भी मैं बता चुका हूँ ऐसी संरचना होती है। और ये 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने जो आपको अभी बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो। और जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो बेटा अभी मौका है।